लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिन रात एक किए हुए हैं कि उनके युवराज की सफल लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन हर बार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। राहुल गांधी खुद ही अपने बयानों से कांग्रेस को मुसीबत में फंसा दे रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को मैदान में इसलिए उतारती है कि पार्टी का कुछ भला हो जाए, लेकिन कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से किसे फायदा हो रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने यात्रा पार्ट 2 शुरू की है, तब से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर चुका है। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब जयंत चौधरी ने भी कहा है कि उनका दिल मोदी जी ने जीत लिया है। वहीं ममता बनर्जी ने तो अपने आप को इंडी गठबंधन से अलग कर ही लिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस की असलियत भी बता दी है कि इस बार कांग्रेस के लिए 40 सीटें जीतना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और इस्तीफा देकर वो राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान की पोल खोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो पार्टी में रहते हुए ही राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ये सभी खबरें बताएंगे आपको डिटेल में। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे पीएम मोदी ने राकेश टिकैत को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको आगे कि कैसे ईडी ने बढ़ा दी है केजरीवाल की टेंशन। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को शायद समझ में आ चुका है कि कांग्रेस में रहेंगे तो जनता कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के नेताओं को भी नकार देगी। कांग्रेस के नेताओं को शायद समझ में आने लगा है कि सनातन और राष्ट्र धर्म ही अब राजनीति में सबसे सर्वोपरि है। भारत जो अब बदल रहा है उसका राजनीतिक अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन उसका वर्तमान यही है कि अब देश में वही रहेगा जो देश को बेहतर सोच और विजन दे सके। देश की सत्ता में अब वही विराजेगा जिसके लिए परिवार नहीं राष्ट्र सर्वोपरि हो। इसीलिए तो कांग्रेस को नेता ऐसे पीछे छोड़ रहे हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पुराने पत्ते पेड़ को। लेकिन यहाँ कांग्रेस के मामले में पेड़ पुराना हो चुका है, जिसकी सोच में सिर्फ परिवार ही सर्वोपरि है। देश तो गया भाड़ में। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और उसमें नया नाम जुड़ सकता है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। वो अब जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन किसी भी वक्त पूजा अर्चना के लिए बीजेपी के आंगन में बैठ सकते हैं। वहीं अब आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात बाहर ला दी है कि जिससे सब हैरान हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। स्मृति ईरानी से मुलाकात पर प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मैं यहां कल्की धाम शिलान्यास समारोह के लिए स्मृति ईरानी को आमंत्रित करने आया हूं। एक बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त और कल्की भक्त के तौर पर। यदि प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री को आमंत्रित करना अपराध है तो मैं इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल से समय मांग रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि पीएमओ में फोन करने के 4 दिन बाद ही पीएम मोदी से मिलने का समय मिल गया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में मुझे 4 से 5 दिन लगे। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं, वो थोड़ा कम मिलते हैं, उनका ज्यादा मिलने का स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी के पास जब समय होगा तभी मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि इससे मिलने की समय बर्बादी होती है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। कृष्णन ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर भी लेता हूं तो इसमें पाप क्या होगा? क्या बीजेपी में जाना गुनाह है जो उसे ज्वाइन करने पर मैं गुनहगार हो जाऊंगा? तो देखा आपने कैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर खुलासा किया कि वो मिलने के लिए उन्हें समय नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। राकेश टिकैत भी अब मोदी सरकार की तारीफ करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राकेश टिकैत को कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा एजेंडा सेट कर दिया है। किसान से लेकर हिंदुत्व तक सबको साधने में लगी है बीजेपी ने राम मंदिर बनाकर सनातन की रक्षा की तो अब किसानों के बड़े नेता दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा है। पीएम मोदी की सरकार ने अपने इस कदम से विपक्ष को भी जोर का झटका दिया
धीरे से दे दिया है और यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने से पहले ही उसकी नींव हिला दी है। विपक्ष को तितर बितर करने से लेकर एनडीए को कैसे मजबूत करना है, पीएम मोदी की सरकार इसकी जुगत में लगी है, तो वहीं विपक्ष अभी तक एकजुट होने में ही लगा है। तो दोस्तों, चुनावी अंतर का फर्क साफ है। बीजेपी ने यह जुगत लगा ली है कि कैसे भी करके विपक्ष को इस बार के चुनाव में पूरी तरह से धूल धसरित कर ही देना है और एनडीए का जो सपना है 400 पार वाला, उसे भी पूरा कर देना है, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति को देखते हुए सच भी लग रहा है। आखिर जब सरकार ने दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मन बना ही लिया है और उसकी घोषणा भी कर ही दी है, तो राजनीतिक हलके में भी उफान आना स्वाभाविक था। भारत सरकार की ओर से किसानों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने का राजनीतिक हलकों में जोरदार प्रतिक्रिया आ रही है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता और चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया। वहीं बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि हमारी बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो आज जाकर पूरी हुई है। उनके साथ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और पूर्व पीएम PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन्हें यह सम्मान मिला है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इससे पहले जाट महासभा के महामंत्री ओमकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है। पिछले 20-30 सालों से यह मांग चली आ रही है, अब तक किसी भी सरकार ने यह नहीं किया। जाट बिरादरी के लिए यह बहुत ही अहम फैसला है, बिरादरी के लोग बहुत खुश हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम लोग खुश हैं, लेकिन MSP गारंटी कानून मिल जाएगा तो उसका लाभ ज्यादा हो जाएगा। वहीं जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर टिकैत ने कहा कि राजनीति लोगों को जहां लाभ होगा वह वहीं जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने अपने एक फैसले से राकेश टिकैत को भी मोदी सरकार की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और आलाकमान की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने चले थे, लेकिन जब से राहुल की यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों, कांग्रेस अब वो उजाड़ राजनीतिक बगिया बन चुकी है जिसको कोई माली अपनी मेहनत से सींचना तक नहीं चाहता। कांग्रेस के गुलिस्तान से कई पुराने फूल अब जा चुके हैं। जो नेता अब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन सभी के मन में एक ही टीस है कि अब कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं होती। जो सुधार की बात करेगा उसे कांग्रेस में इतना परेशान कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़कर ही चला जाएगा या उसे हाशिए पर ढकेल दिया जाए। एक ही दिन में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस को दो बड़े झटके लग चुके हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक झटका मिलिंद देवड़ा के रूप में लगा, दूसरा बाबा सिद्दीकी के तौर पर कांग्रेस का आंगन अब सूना होता जा रहा है। कांग्रेस में अब वही बचे हैं जिन्हें अपने रिटायरमेंट की उम्र काटनी है या वो स्वामी भक्ति कर के कोई ना कोई पद वहां पर लेना चाहते हैं। कांग्रेस अब देश की राजनीति में न 3 में बची है और न ही 13 में, क्योंकि जो लोग सुधार की बात करते हैं वो इतना परेशान कर दिए जाते हैं कि पार्टी छोड़कर ही चले जाएं। जैसे कि बाबा सिद्दीकी 48 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी है। वहीं पार्टी से नाता तोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा है कि हम जिस परिवार में इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इशू उठाता रहा, कुछ तो हुआ होगा इसीलिए हटा। जब लगता है कि हट जाना चाहिए तो हट जाना चाहिए। मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक रहा। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि मुझे फैसला लेना था और मैंने फैसला ले लिया, कोई मुझे मजबूर क्यों करेगा। मैं वयस्क हूँ, जब आपको कोई बात समझ में ना आए और बार बार कहने पर भी उसमें सुधार ना हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाप की कोई जरूरत नहीं और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो देखा आपने कैसे इस्तीफे के बाद बाबा सिद्दीकी ने भी कहा कि कांग्रेस में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार की चलती है और बाकी जो नेता गांधी परिवार के रिमोट से चलते हैं उन्हें ही पार्टी से आगे बढ़ावा मिलता है। राहुल गांधी बीजेपी से मुकाबला करने चले हैं, लेकिन अपने नेताओं को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विवेक गुप्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में शामिल होकर विवेक गुप्ता ने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया हो, जो पार्टी जन
विरोधी काम कर रही हो, ऐसी पार्टी को छोड़ना बेहतर समझता हूं मैं। इसीलिए जनहितैषी कार्यों के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा के बीच कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव तक कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार और उनके कुछ खास लोग ही बचेंगे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीति में लोगों की सेवा करने नहीं आई थी, बल्कि उनके नेता सिर्फ जनता के पैसों से मेवा खाने आए थे। आपके मुखिया सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कहते थे कि जी हम दिल्ली से हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, लेकिन असल में हुआ क्या? हुआ यह है कि दवा से लेकर दारू तक में आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और जब पोल खुलने लगी और जांच एजेंसियों ने इन तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपित आपके दिग्गज नेताओं को बुलाना शुरू किया तो ये जांच एजेंसी के सामने जाने में आनाकानी करने लगे हैं। पहले आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने अपने आदेश का चाबुक चलाते हुए कहा कि जी जांच एजेंसी के सामने आपको पेश होना है, तो वहीं दूसरा कोर्ट के आदेश का चाबुक आपके दूसरे नेता पर चला है। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके ज्यादातर बड़े नेता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल कट्टर ईमानदार बन रहे हैं। दरअसल विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले आपके विधायक अमानतुल्लाह खान बुरे फंस गए हैं। उन पर 36 करोड़ सरकारी पैसे का कथित आरोप लगा है, वो भी ईडी से बचने के लिए और ईडी के समन को चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि बदमाशी नहीं, चुपचाप पेश हो जाएं जांच एजेंसी के सामने। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी है। अमानतुल्लाह खान ने ईडी द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेखापल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, क्योंकि इसे अमानतुल्लाह खान के वकील ने वापस ले लिया था। अमानतुल्लाह खान के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि वह याचिका पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ ने हटने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें याचिका की विचारणीयता को लेकर समस्या है, अपने अधिनियम की वैधता को चुनौती नहीं दी है। अगर आपको ऐसा करना था तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। अमानतुल्लाह खान ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। यह भी कहा गया कि अमानतुल्लाह खान को ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया था। वहीं पीठ ने कहा कि आप अंतिम समय में राहत नहीं मांग सकते। बता दें कि ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।